प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार सभी किसान मित्रों को। किसान की बात कार्यक्रम के साथ मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं हूँ रजनीश। ये सच बात है कि जीवन में कुछ पाना है, ऊंचाइयों के शिखर को छूना है तो कड़ी मेहनत, सूझबूझ और सही रास्ते को चुनना ही होगा। जैसे मौसम का बदलाव जिंदगी में नई नई सौगातों को लेकर आता है, उसी तरीके से सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत हमें बहुत कुछ सिखाता भी है जी। और साथ ही साथ मौसम ही ऐसा है जो मौसम के अनुकूल फसलों का लगाना भी बेहद जरूरी हो जाता है, जो किसान भाइयों के लिए चुनौती से कम नहीं होता। जी। इसीलिए कहते हैं कि सूझबूझ के साथ हर कार्य को करना। इस समय जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी शुरू हो गई है और जहां सर्दियों का मौसम जब शुरू हो जाता है तो बहुत सारी चुनौतियों को भी लेकर आता है। जी। अब लोगों में खांसी शुरू हो गई, वहीं दमा की परेशानी भी शुरू हो रही है, वहीं सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं जी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार भी बहुत सी योजनाओं को भी चलाती है और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इस ओर बहुत ही कारगर कदम है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिमा। और देखिए, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, जिसके अंदर देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको सस्ती दवाइयां पहुंचाई जाती हैं और ये जन औषधि केंद्र एक छोटे मेडिकल स्टोर की तरह होती हैं जहां पर जेनरिक दवाइयां भी मिलती हैं और जो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही सस्ते दामों पर मिलती है, ताकि हर व्यक्ति को, जैसे सरकार का जो उद्देश्य है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और सस्ते दामों पर दवाइयां मिले। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं जिन तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही, उन तक आसानी से पहुंच जाए और इसका मेन उद्देश्य ही यही है। जी, ताकि सभी को अच्छी दवा मिले और वो सब लोग स्वस्थ रहें। अगर किसी तरह से वो बीमार पड़ गए हैं तो बहुत ही सस्ते दामों पर उनको सुलभ तरीके से दवाइयां उपलब्ध हो सकें। और रजनीश, जिस तरीके से मौसम में इस समय पॉल्यूशन घुल रहा है, प्रदूषण घुल रहा है, ऐसे में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत सी परेशानियां हो रही होंगी और जो हमारे गरीब, आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि भाई अपना ख्याल रखें। साथ ही साथ जो जन औषधि जो केंद्र खुले हुए हैं वहां जाएं और दवाई चेकअप कराएं, दवाइयां लें और जो सरकार ने हमें ये योजना दी है आप तक सीधी सीधी उसका लाभ पहुंच सके। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि जो सही वक्त पे सही चीजें हों, समसामयिक कार्य हों, ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि आज का हमारा विषय भी है कि रबी फसलों में समुचित पोषक तत्व प्रबंधन। और आमंत्रित विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे रबी फसलों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? देखिए, रबी जो नाम दिया हुआ है, रबी का मतलब जितनी सर्दी की जो शीतकालीन फसलें होती हैं उनको हम रबी की फसलें कहते हैं
और इसमें मुख्य फसल जैसे गेहूं है, गेहूं के साथ में जौ है, ये धान्य फसलों में 2 मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा अगर हम दलहनी फसलों में देखें तो चना है, मटर है, मसूर है, इस तरीके से ये फसलें आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां आप बाजार में देखते हैं। आलू इसमें एक मुख्य फसल है, आलू, गोभी, टमाटर, सब कुछ तो इस सीजन में, इस ऋतु में मैं कहना चाहिए ज्यादातर सब्जियां, मेथी ले लो, पालक ले लो, हरी सब कुछ सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खूब आती तो हैं। ये इस हिसाब से ये मौसम बहुत ही अच्छा मौसम होता है और इसमें हमारे किसान भाइयों के लिए भी ये अच्छा होता है कि ज्यादा से ज्यादा तरीके की फसलें उगाएं और अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। तो डॉक्टर साहब, इस समय यानी कि अक्टूबर सितंबर से शुरुआत हो जाती है रबी फसलों की बुआई की, तो बिजाई के समय, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पोषक तत्वों का प्रबंधन, जी हाँ। तो बिजाई के समय कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रबंधन जरूरी होता है? देखिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन ऐसा है जो कि हर फसल से जुड़ा है और बिजाई के समय से लेके फसल बड़ी होने तक हम कहीं न कहीं पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। पोषक तत्वों में अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो हमारी धान्य वाली फसलें होती हैं, जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, तो इस तरीके की फसलों की ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की, और जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है। इसी तरीके सब्जी वाली फसलें, उनमें बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम ज्यादातर फसलों में क्या करते हैं, आधी मात्रा इन खादों की बोने से पहले, बोने से लगभग 1-2 दिन पहले, यानी कि जब खेत की तैयारी की खेत जाती की है, तैयारी करते समय हमें खेत में मिलाना चाहिए, जिसमें फास्फोरस और पोटास, उसको जो है हम फास्फोरस और पोटास को अच्छे से खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन को जो है आधा ही डालना चाहिए, आधी एक सिंचाई के बाद डालते हैं। इस तरीके से प्रबंधन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि भाई अगर इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछें तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-108। तो भाई हमें इस विषय से जुड़ा जो भी आपकी समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो सीधा आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उसका सीधा समाधान जवाब देंगे आपको। डॉक्टर साहब, प्रबंधन जो है वो कैसे किया जाता है, ये भी हमें समझाएं। प्रबंधन में 2 बातें बहुत मुख्य होती हैं कि हम कौन सा स्रोत प्रयोग करें पोषक तत्वों के लिए, और दूसरे कब डालें, तीसरा ये भी है कितनी मात्रा लें। ये 3 चीजें कहना चाहिए बहुत ही जरूरी होती हैं। तो प्रबंधन में कितनी मात्रा कब डालें, ये सबसे जरूरी चीज हो जाती है। तो जैसे हम गेहूं जैसे मुख्य फसल है, गेहूं की फसल का ही उदाहरण लेते हैं, तो इसमें जैसे नाइट्रोजन की 150 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यक होती है जी। और इसको देने के लिए जो प्रबंधन की बात जब आती है तो उस 150 ग्राम को हम या तो आधी मात्रा यानी कि 75 किलोग्राम हम बोने से पहले खेत में मिलाते हैं और शेष 75 को 2 भागों में करके, एक पहली सिंचाई के बाद और दूसरा दूसरी सिंचाई के बाद खेत में बिखेरते हैं। इसी तरीके से जो फास्फोरस और पोटास होती हैं उनको बाद में नहीं करते हैं, उनको पूरी मात्रा हम खेत में पहले से ही मिला देते हैं। और आजकल पोषक तत्वों की कमी के अनुसार देखा है कि प्रबंधन में ये भी चीज आती है, मात्रा कैसे हम निर्धारित करें। तो मात्रा निर्धारित करने के लिए या तो वैज्ञानिकों ने पहले से ही एक मात्रा दी होती कि भाई इतनी आप डालिए, इतनी जरूरत है फसल को, लेकिन हमारी खेत में पहले से भी अगर उसके पोषक तत्व उपलब्ध हैं उसको कैसे देखें। तो हमारी सरकार ने बहुत सारा इसमें किसानों को भी सहयोग किया और भी बताया कि किस तरीके से हम जांच कराएं अपनी मृदा की और जांच करवा के पता करें कि हमारे में कितना कम है कितना ज्यादा है, उसके अनुसार हमारी खाद की बचत भी हो सकती है। नहीं तो सीधे सीधे जितनी डोज बताई गई उतनी मात्रा हमें देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक बात और कि जैसे आप पोषक तत्वों की हम बात कर रहे हैं तो जैसे मुख्य रूप से तो फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई तरह देखिए के ऐसा है ना, हमारे किसी भी फसल को उगाने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसमें कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं और कुछ गौड़ पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा ज्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और ये सूक्ष्म पोषक तत्व इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये अगर ना डाले जाएं, ना दिए जाएं या इनकी अगर कमी हो जाए तो हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं कि कम मात्रा है तो हम ना डालें या इग्नोर करें। वो कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व? उसमें जैसे है आजकल जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जब बात आती है तो जिंक इसमें सबसे प्रथम स्थान पे आ रहा है, जिसकी कमी ज्यादातर जगहों पे पाई जा रही है हमारे देश में। कई जगह पे सैंपल जो नमूने लिए गए उनमें बहुत सारे नमूने जिंक के लिए कम पाए गए। तो उसके लिए अब हम जैसे धान गेहूं जैसी फसलें हैं इनमें हम पहले से ही कहते हैं कि आप बुआई करिए और बुआई के साथ साथ आप बोने से पहले
25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर दीजिए। तो क्योंकि जिंक की कमी हमें पता चल चुकी है कि हमारी खेती में हो गई है। इसी तरीके से कहीं कहीं पे आयरन की कमी हो गई है, जिसको लौह तत्व होता है उसकी कमी हो गई है, कहीं कहीं बोरॉन की कमी है। तो इस तरीके से ये एक लंबी फेहरिस्त है जिनकी कमी पाई जा रही है, और धीरे धीरे जैसे हमें पता चलती है तो उसकी कमी की हम भरपाई कर। डॉक्टर साहब, हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ। कुछ अंतराल ले लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। रजनीश, अब हमारे चाहे किसान महिलाएं हो या किसान भाई बहन हो, पूरी तरीके से जागरूक हो रहे हैं और एक दूसरे से अपनी जो जानकारियां होती हैं वो साझा करते हैं, ताकि एक दूसरे की बातों से हम बहुत कुछ सीख सकें। बिल्कुल सही कहा। और जब जानकारियां साझा होती हैं, जब एक किसान अच्छा काम करता है तो दूसरे किसानों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं उन किसान मित्रों से उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम अलका मिश्रा है और मैं जड़ी बूटियों के बारे में अपने किसान भाइयों से कुछ बातें करना चाहती हूँ कि उनको कैसे उगाया जाता है। जड़ी बूटियों की खेती मैंने आज के 22 साल पहले शुरू की थी। मैंने सफेद मूंगफली की खेती कम से कम 250-300 किसान भाइयों को एक साथ कराई थी। उन लोगों को काफी फायदा भी हुआ था। उन्होंने सफेद मूंगफली उगाई भी थी जिस तरीके से सफेद मूंगफली उगाई जाती है। देखिए, सफेद मूंगफली एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह 9 महीने में पैदा होती है। और चूंकि आयुर्वेद ये मानता है कि बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है तो वो पूरा हृष्ट पुष्ट और मजबूत बलवान पैदा होता है। ठीक उसी तरह से ये जो जड़ी बूटी है ये मेनली मनुष्य के विकास से ही रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण ये इस मामले में है कि ये बहुत सारे रोगों में काम आती है। इसकी जो फसल है ये हम तब बोते हैं जब पहली बारिश हो चुकी होती है और जमीन थोड़ी नम हो चुकी होती है, और उस मिट्टी में हम इसको बोएंगे जिसमें मूंगफली, आलू वगैरह हो जाते हैं। क्योंकि ये जमीन के अंदर उगने वाली फसल है, इसको मेड़ बना के बोया जाता है। मेड़ के दोनों साइड में इसके बीए लगाए जाते हैं। जैसे आलू में आँख बोते हैं तो वहां से पौधे उगाते हैं, उसी तरह सफेद मूंगफली में भी आँखें होती हैं, आँखों से ही इसके नए पौधे निकलते हैं। निश्चित रूप से अगर बारिश की शुरुआत में बोई जाती है तो मान के चलेंगे कि नम जलवायु ही इसके लिए चाहिए, लेकिन ये डेवलप करती है जब यही जो समय है, इस समय जिनके यहाँ भी सफेद मूंगफली बोई गई होगी उनमें फूल आने शुरू हो गए होंगे। इनके फूलों के साथ एक काम किया जाता है, जब इनके फूल आए तो इनके फूलों को धीरे से कैंची से काट दिया जाता है ताकि नीचे जड़ों का विकास अच्छा होता रहे। ये फसल जनवरी से फरवरी तक फाइनली तैयार हो जाती है। अगर आप कच्ची सफेद मूंगफली अगर आप बेचने जाते हैं
तो वो भी 500 रुपए किलो से कम नहीं मिलती है। और अगर आप इसको प्रोसेस करके छील के सुखा के बाजार में बेचते हैं तो भी 2000 रुपए किलो तक इसकी कीमत आपको मिल जाती है। अच्छी फसल है, पैसे भी देती है। और मैं किसान भाइयों को सबसे बड़ी बात एक बात ये बताऊं कि उनके खेतों में और खेतों के आसपास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिन्हें वे पहचानते तो हैं, लेकिन उन्हें बेकार समझ के वे उनको फेंक देते हैं या उखाड़ देते हैं। जब खेत जो है लगभग सूखने लगते हैं तो सफेद रंग की दूब उगेगी। ये सफेद रंग की दो जड़ी बूटियों में आयुर्वेद में पावरफुल औषधि मानी जाती है, किंतु ये दुर्लभ होती है। दुर्लभ इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे किसान भाई इसको चूंकि जानते नहीं है तो वो उखाड़ के फेंक देते हैं। तो अगर किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो इस तरह के खरपतवारों को, जिनको वो खरपतवार समझ के फेंक देते हैं, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट से थोड़ा पूछ लें कि कहीं वो कोई उपयोग की चीज तो नहीं है, उससे भी उनको धन लाभ हो सकता है। जड़ी बूटियों की कई सारी फसलें ली जा सकती हैं। एक जड़ी बूटी है निर्गुंडी। निर्गुंडी को संभालू भी कहते हैं। इसके पौधे उगते हैं मेड़ पर और किसान भाई हमारे इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। इसको अगर आप पनपने दें, अपनी मेड़ पर ही पनपने दें, तो इससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसकी खेती भी की जा सकती है। दिल्ली में भी खारी बावड़ी में बहुत सारी जड़ी बूटियों की दुकानें हैं जो परचेज करते हैं, किसान भाइयों से भी परचेज करते हैं। किसान भाई वहां जाके दे भी सकते हैं और वे भी संपर्क करते हैं किसान भाइयों को। तो इस तरह भी आपकी फसल आसानी से बिक जाएगी। अगर आप सफेद मूंगफली बो रहे हैं तो नाली में ही आपको खाद डालनी है और खाद में आपके गुड़ होना चाहिए। गुड़, गोमूत्र और गोबर, आप इन तीनों को आपस में मिला दीजिए। अगर आप एक बाल्टी गोबर ले रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको गोमूत्र भी मिल जाएगा। आधी बाल्टी लगभग गोमूत्र डाल दीजिए और लगभग आपको उसमें 5 किलो गुड़ मिला देना है। और पानी आप इसमें आराम से 20 लीटर 25 लीटर मिक्स कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी खाद होगी कि आपको कम से कम 20 गुना पैदावार मिलेगी। भविष्य के लिए मैं ये चाहूंगी कि हमारे किसान भाई जैसे धान गेहूं वगैरह सब कुछ उगा रहे हैं और उनको कभी ऐसा लगता है कि उनके खेत पड़ती हो गए हैं, अब ये किसी लायक नहीं है, तो वहाँ आप जड़ी बूटियों की खेती कर दीजिए। मूसली, अश्वगंधा, सदावर वगैरह बो दीजिए। ये लोग ऑटोमेटिक उग जाएंगे। इनके लिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका खेत उपजाऊ नहीं है। ये पड़ती जमीन को भी जो है उपजाऊ बना देते। इसलिए किसान भाई अपनी पड़ती जमीन का सदुपयोग करें। इसके लिए हम लोग एक प्लान भी चला रहे हैं। हम लोग सबको बताते भी रहते हैं कि पड़ती जमीन कोई मत छोड़िए, उसमें आप कोई जड़ी बूटी बो दीजिए। वो जड़ी बूटी भी उग जाएगी और आपकी जमीन का उपजाऊपन भी वापस लौट आएगा। तो रजनीश, ये थे हमारे किसान मित्र और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सफेद मूसली के बारे में एक विस्तृत तरीके से बताया। छोटी छोटी चीजों को भी बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे लाभ ले सके और चीजों को बेकार न जाने दें। जी बिल्कुल सही कहा। और पूरी दुनिया में आज जो कहते हैं ना कि मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधों की बहुत ज्यादा जरूरत है और भारत उस मांग को पूरा कर सकता है। जी बिल्कुल। और आज बात हो रही है कि हम अपनी रबी फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी, जो प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो कैसे किया जाता है वो भी हमें बताएं। जी हाँ, एकीकृत या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड। जी, इस एकीकृत का मतलब ये हुआ कि हम अभी तक सिर्फ हमने देखा कि जब से हरित क्रांति आई उसके बाद हमने जो रासायनिक उर्वरक थे जैसे यूरिया, डीएपी, फास्फोरस के लिए एसएसपी वगैरह यूज करना शुरू किया, तो वो हो गया एक ही स्रोत द्वारा पोषक तत्वों का प्रबंधन। लेकिन एकीकृत का मतलब यह है कि आप रासायनिक उर्वरकों को भी लें, आप खाद और मैन्योर्स जिसे कहते हैं, जो खाद हैं हमारी, जो देसी खादें हैं, कंपोस्ट है, इन सब का समावेश करें। इसके साथ साथ फसल अवशेषों को भी ले लें। इसके साथ हम हरी खाद का भी समावेश करें। हरी खाद के अलावा फिर हम इसमें और भी मिला सकते हैं। आजकल जो चल रहा है बायो फर्टिलाइजर जिसको हम जैव उर्वरक कहते हैं, जैविक खाद और जैव उर्वरक, ये सभी जो है अलग अलग तरीके की चीज। जब इन सबको हम मिला के जब खेत में डालते हैं, इन सबके द्वारा जब हमारी फसल को पोषक तत्व मिलते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेटेड एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। मैं मुंबई से बोलती हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं सर से कि जो दाना चना होता है उसको स्प्राउट घर में कैसे करें
वो हमसे प्रॉपर हो नहीं पाता है। जी। तो उसकी प्रॉपर टेक्निक बताएं हमें। काला चना स्प्राउट कैसे करें, ठीक है। अच्छा इसकी अच्छा टेक्निक अच्छा। बताएं। ठीक है मैडम, बताते हैं अभी। देखिए, टेक्निक में इसमें कुछ नहीं है, वैसे तो बहुत आसान है और बहुत सारी गृहिणियां बड़ी आसानी से कर लेती हैं इसको, मतलब इसमें कोई टेक्निक नहीं होती। ये समझ लीजिए हमारी परंपरा है और उस परंपरा को हम ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो सबसे अच्छी बात है कि आप नमी का पहले स्तर सही बनाएं। बहुत ज्यादा पानी होगा तो भी आपका चना सड़ने लगे, उसमें लिबलिबापन जो होता है, एक म्यूकस टाइप का हो जाता है, वो हो जाएगा। आप पानी का स्तर कम रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, शुरू में आप कोई कपड़ा कॉटन का लेके उसके 2-4 लेयर लगा के उस कपड़े को गीला करके एक बार चने को भिगोएं, भिगो के पानी से बाहर निकाल लें। उसके बाद गीले कपड़े के अंदर ही रात भर ओवरनाइट करके रखें। आप देखें सुबह तक फूलेगा, अंकुरित हो जाएगा। हाँ, अंकुरित होने लगेगा। फिर उसकी चोंच की तरफ से एक छोटा सा अंकुर निकलेगा। तो वो हो सकता है 12 घंटे भी लग जाए, 24 घंटे भी लग जाए, क्योंकि हाँ, ये निर्भर करता है कि आपका तापमान कितना, जहाँ पे आपने रखा हुआ है, नमी कितनी। और मैं एक आपको बताना चाहूंगा, आप फ्रिज में नहीं रखिए इसको। जब आप अंकुरित करें तो फ्रिज में नहीं रखिए, क्योंकि उतना कम तापमान जितना ही होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसे अंकुरित होने में। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बताया। और मुझे लगता है हमारी बहुत सारी बहनें सुन रही होंगी इस बात को कि जो स्प्राउट्स वैसे तो बहुत ही ताकतवर पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन वो उसका बनाने का एक प्रोसेस होता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। और आज हमारे कृषि वैज्ञानिक ने बताया, ये बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब, एकीकृत पोषक तत्व की बात चल रही थी। जी हाँ, देखिए, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में अब ऐसा है कि हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम से कम हो। और क्योंकि इनके कई नुकसान हो रहे हैं, हम देख रहे हैं वातावरण में NOx बोलते हैं जिसको, नाइट्रोजन के कई तरीके के जो तत्व हैं वो वातावरण में जाके उस वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ज्यादा होने पे, गर्मी ज्यादा होती तो अमोनिया के रूप में वो उर्वरक उड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ पानी में चले जाते हैं, जो हमारा सरफेस वाटर है, भूजल है अंदर का, उसमें भी प्रदूषित को कर रहे हैं ये सारे पोषक तत्व। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक को ही इसमें समावेश करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने हरी खाद के बारे में बताया, जैसे इसमें जो कृषि अपशिष्ट हैं या जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, तो इसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये आपने बहुत सारे स्रोत बताए, मैं भी जैसे बता रहा हूँ कि ये जैविक खादों में आते हैं। और इस वर्गीकरण में जितना जैविक रूप से हम खाद देते हैं अपने पौधों को, उसमें कंपोस्ट भी आती है, गोबर की खाद भी आती है, वर्मी कंपोस्ट भी आ जाती है, और फसल अवशेष भी अगर जमीन में मिला दें तो वो भी पोषक तत्व हमारी जमीन को वापस करते हैं। इसी तरीके से हरे रूप में कुछ फसलों को हम उगाते हैं और जमीन में ही मिला देते हैं, तो उससे हमारा कार्बन भी बढ़ता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन लेके और वो हमारी जमीन में मिलाती हैं। तो इस तरीके से हम हरी खाद से भी अपने जमीन में उर्वरता को बढ़ा सकते हैं और पोषक तत्वों के स्तर को ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधों को उपलब्ध हो सके। डॉक्टर साहब, आपने बिजाई के वक्त बताया, खेत की तैयारी के वक्त बताया कि कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रबंधन होना चाहिए, लेकिन खड़ी फसलों में जो पोषक तत्व दिए जाते हैं उसके बारे में भी हम खड़ी फसलों में जो पोषक तत्व प्रबंधन होता है वो कई तकनीकें हैं। पहले तो ये कहते थे कि आप 3 बार डालिए, 2 बार डालिए खेत में खाद, स्पेशली नाइट्रोजन की खाद को ही कहते थे हम। वो किस बेसिस पे होता है कि हमने तिहाई मात्रा पहले डाल ली तो 1/3 एक सिंचाई के बाद, दूसरी 1 सिंचाई के बाद डालें। लेकिन आजकल नए नए यंत्र, नए नए तकनीकें आ रही हैं। तो एक ग्रीन सीकर एक इसमें से इस तरीके का है कि वो हरापन देखता है पौधे में, उस हरेपन के हिसाब से वो बताता है कि इतनी मात्रा डालो। अच्छा, तो इससे हमारी बचत होती है, हमें पूरी मात्रा नहीं डालनी, पता चला कम मात्रा से भी काम चल जा रहा है। इसी तरीके से और जैसे एक धान के लिए बहुत बढ़िया एक कार्ड बनाया गया है, कलर चार्ट जिसको बोलते हैं, उसमें पत्ती से कलर का मिलान करो और उसी के हिसाब से खाद डालो। अगर पीली पत्ती हो रही है उससे तो खाद डालो, अगर हरी हो रही है उससे ज्यादा तो खाद की जरूरत नहीं है। लक्षण पता लग जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि कितनी भूखा है हमारा पौधा, कितनी जरूरत है हमारे पौधे को। तो इस तरीके से ये नई तकनीकें भी हैं। तीसरी तकनीक ये है कि हम ऊपर से जो खाद बिखेर कर देते थे उसकी जगह बहुत सी खादें ऐसी हैं जो लिक्विड फार्म में होती हैं, जिनको हम या तो सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं या फिर हम छिड़काव कर सकते हैं उनके वो करके। तो इस तरीके से कई तरीके हैं और ये एक बृहत विषय है। तो डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आखिरी प्रश्न यही रहेगा कि हमारे किसान भाई बहन मौसम को देखते हुए और पोषक तत्वों का जो सही प्रबंधन है अपनी रबी की फसलों में किस तरीके से करें, जिससे कि आने वाले समय में उनको गुणवत्ता और भरपूर उत्पादन मिले। इस समय किसान को ये जल्दी होती है कि बहुत जल्दी हम बुआई कर लें
और उस बुआई के साथ साथ कभी किसान भाई स्किप भी कर जाते हैं कि उनके पास खाद नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि जो नहीं डाल पा रहे हैं उनको हम खड़ी फसल में भी नाइट्रोजन डाल सकते हैं, लेकिन फास्फोरस और पोटास को साधारणतया हम नहीं डालते हैं खड़ी फसल में, क्योंकि उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है कि समय से अपने सारे जो इनपुट हैं, जितनी खादें हैं, उनको समय से रखें और फसल को जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि 15 नवंबर के बाद फिर धीरे धीरे हम एक तरीके से देरी होने लगी और फसलों की जो उत्पादन क्षमता है वो कम होने लगती है। जी सर। तो समय से बोएं और समय ही बहुत मूल्यवान है, इसका ध्यान रखें, फसलों के लिए हो चाहे हमारे लिए हो। और डॉक्टर साहब, इस समय जिस तरीके का मौसम चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौसम तो देखिए, फसलों के हिसाब से इस प्रदूषण से अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो फसलें खेत में खड़ी हैं, जो पत्तेदार फसलें हैं, उन्हें धूप नहीं मिल पा रही है, तो उनकी बढ़वार कम हो रही है। तो धूप क्योंकि बहुत जरूरी होती है पौधों की बढ़वार के लिए। तो जो फसलें बड़ी हो चुकी हैं, खड़ी हैं, जैसे सरसों की फसल है, इन सब के लिए थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इस समय सिंचाई की भी जो व्यवस्था है थोड़ा कम ही रखना होगा, मुझे लगता है। जिस नहीं, सिंचाई की अभी ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं खेत की। हम अभी बोने से पहले खेत में नमी होनी चाहिए, इसके लिए सिंचाई कर रहे हैं। इसके लिए सिंचाई हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज का जो विषय था रबी फसलों में समुचित पोषक तत्व प्रबंधन, और हमारे साथ थे डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आप आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी विस्तार से, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपको। तो रजनीश, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। आज आपके समक्ष कार्यक्रम में मैं थी प्रतिमा शर्मा और मैं रजनीश, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। अब लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।